Hello friends, I hope you are doing good. Let's begin with the current affair events for today. ये आज की पहली न्यूज़ है एक पर्सनालिटी से रिलेटेड जिनका इंडिया को एग्रीकल्चरली एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री से सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाने में एक लीड रोल है। ये व्यक्ति हैं MS स्वामीनाथन और ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इनका निधन हो गया है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में MS स्वामीनाथन का नाम काफ़ी बार सुनने को मिलता है, कभी ग्रीन रेवोल्यूशन में इनके रोल को लेकर या फिर स्वामीनाथन कमीशन में दी गई इनकी रिकमेंडेशंस को लेकर। मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि ये एक मेजर न्यूज़ इवेंट है और अब इस टॉपिक और इससे टेंजेंशियली जुड़े और सभी टॉपिक को आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते रहें। ब्रीफली बात करते हैं MS स्वामीनाथन की। इनका जन्म 1925 में हुआ था। इनको गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री अवार्ड, रामन मैगसेसे और पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये हाईली रेप्यूटेड वर्ल्ड फूड प्राइज को हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया था एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। ये राज्यसभा के भी मेंबर रह चुके हैं और इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन से हुए इकोलॉजिकल डैमेज को रिजॉल्व करने के लिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था। अब बात करते हैं इस इवेंट से एसोसिएटेड एक मेजर टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन की। 1950s में इंडिया में खाने की कमी रहती थी। अपने सिटीजन्स का पेट भरने के लिए इंडिया को बाकी और देशों से फूड इंपोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स पर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1960s और 1970s में कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए, जिन स्टेप्स को और उनसे मिले रिजल्ट्स को ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उन स्टेप्स की बात करें तो हाई यील्डिंग वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, जिनको जेनेटिक रिसर्च से डेवलप किया गया था। एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि ट्रैक्टर्स और कंबाइंस के फार्मिंग के लिए इस्तेमाल को। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जैसे कि डैम्स, कैनाल्स वगैरह पर इन्वेस्टमेंट्स की गई। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को बढ़ाया गया। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ और पॉलिसी स्टेप्स लिए, जैसे कि फार्मर्स को सब्सिडी देना, क्रेडिट देना, उनको सीड्स प्रोवाइड करना, हार्वेस्टिंग के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना वगैरह। इन सभी स्टेप से इंडिया एक भुखमरी वाले देश से एक फूड सरप्लस देश बन गया। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन से काफी इकोलॉजिकल डैमेज भी हुए हैं, पर इस समय हम उन पर बात नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट न्यूज है मणिपुर से, जहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इस इवेंट को हमने अपने कल के एडिशन में भी कवर किया था। कल हमने बात की थी कि अफ्स्पा होता क्या है, ये कौन कौन से स्टेट्स में एक्टिव है वगैरह। आप कल के एडिशन को देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। आज इस इवेंट से जुड़ी अपडेट ये है कि मणिपुर की ट्राइबल बॉडीज ने गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट जाहिर किया है कि अफ्स्पा को मणिपुर के सिर्फ ट्राइबल रीजन्स में ही क्यों लागू किया गया और इसको इम्फाल वैली रीजन में क्यों नहीं लगाया गया। ये नेक्स्ट न्यूज है पार्लियामेंट से और इसका कॉन्टेक्स्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश भिधूरी का पार्लियामेंट में रेसिस्ट, इंडिसेंट और वल्गर वर्ड्स को यूज करना। इस इवेंट को भी हमने अपने 25 सितंबर के एडिशन में इलैबोरेटली कवर किया था। अब इस इवेंट से जुड़ी अपडेट ये है कि उनके खिलाफ की गई कंप्लेंट्स को पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस कमेटी में सुना जाएगा। इस कमेटी को बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील कुमार सिंह हेड करेंगे। जस्ट अ रिमाइंडर, आई होप आपको अब तक पता होगा कि पार्लियामेंट में काफी सारी कमिटीज होती हैं जिनका स्पेशल डिफाइंड रोल होता है। प्रिविलेज कमेटी भी ऐसी ही एक कमेटी है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के ब्रीच इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। पार्लियामेंट की कमिटीज पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक फंडामेंटल टॉपिक है जिस पर पहले प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। मैं होप करता हूं कि आप अब तक इस टॉपिक को और पॉलिटी एंड गवर्नेंस की अपनी पूरी बुक को अब तक पढ़ चुके होंगे और नोट्स भी बना चुके होंगे। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, जिन्होंने केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 को अमेंड किया है और कुछ नए रूल्स को इंट्रोड्यूस किया है। उनकी बात करें तो देश में इंटरनेट कनेक्शंस की पहुंच ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट ने अब केबल कंपनीज को अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वायर्स, पोल्स, कनेक्टर्स वगैरह ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के साथ शेयर करे जाने की परमिशन दे दी है। और दूसरा रूल
जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने केबल कंपनीज को मैंडेट किया है कि वो अपने लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का इस्तेमाल करें। ये नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया का करंट अकाउंट, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में और डेफिसिट में चला गया है। इस साल के जनवरी से मार्च के क्वार्टर में ये करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3 बिलियन डॉलर्स था, जो उससे नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून में 1.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 9.2 बिलियन डॉलर्स हो गया है। 9.2 बिलियन डॉलर्स पर यह करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 1.1% है। इस करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने के कई कारण हैं। ट्रेड डेफिसिट का और गिरना, देश से होने वाले सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में कमी होना, देश में बाहर से आने वाली रेमिटेंसेस में और कमी होना वगैरह। अब बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की कि ये क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट से पहले हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट एक हिसाब होता है जिससे एक स्पेसिफिक पीरियड में देश से होने वाले गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर्स के एक्सपोर्ट्स और इन्हीं सबके देश में होने वाले इंपोर्ट्स की वैल्यू का पता चलता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जब होता है जब ये कंट्री के गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर्स के इंपोर्ट्स कंट्री के एक्सपोर्ट से बढ़ जाते हैं, मतलब निर्यात कम हो जाता है और आयात ज्यादा हो जाता है। और करंट अकाउंट सरप्लस के केस में इसका वाइस वर्सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये आप अपनी इकोनॉमिक्स की बुक से पढ़िए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नोट्स में देख लीजिए। ये नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल करंट अफेयर इवेंट से और इसका कॉन्टेक्स्ट है नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान का पावर को कैप्चर कर लेना। इस इवेंट को हमने अपने 26 सितंबर के एडिटोरियल सेक्शन में कवर किया था। ये एक मेजर इंटरनेशनल इवेंट है जिस पर आप खास ध्यान दें। आर्मेनिया और अजरबैजान पर तो प्रिलिमिनरी में जियोग्राफिकल नॉलेज को टेस्ट करते हुए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस इवेंट में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि नागोर्नो कराबाख की सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपने आप को डिसॉल्व कर देगी, मतलब खत्म कर देगी, जिसका मतलब है कि ये पिछले 30 साल से चल रहा डिस्प्यूट अब खत्म हो सकता है। नागोर्नो कराबाख, जो कि अजरबैजान में एक आर्मेनियन मेजॉरिटी वाला एन्क्लेव है, वहां पर अजरबैजान की पावर को कैप्चर करने के बाद से लगभग आधी आर्मेनियन पॉपुलेशन इस रीजन को छोड़कर जा चुकी है। इस इवेंट से रिलेटेड अपडेट्स को भी हम फॉलो करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज की एडिशन में 2 एक्सप्लेनर पीस हैं। पहला रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात की गई है। ये टॉपिक अभी रिसेंटली न्यूज में था जब केरला में नीफा वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए थे और जिसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनाउंस किया था कि वो ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की 20 डोसेस को प्रोक्योर करेंगी। और दूसरा टॉपिक रिलेटेड है 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस से, जो न्यूज में है इंडिया और कनाडा के बीच चल रहे डिप्लोमेटिक इश्यूज की वजह से। रिपोर्ट किया गया था कि इस इंटेलिजेंस को गैदर करने में 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का मेजर रोल है। शुरू करते हैं 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस से और हम इसको ब्रीफली कवर करेंगे क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से और जनरली भी एक सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 5 आइज 5 मेंबर कंट्रीज का एक नेटवर्क है जिसमें ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ सीक्रेट इंटेलिजेंस डाटा को शेयर करती हैं। इस अलायंस में 5 मेंबर्स हैं: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इस अलायंस का ओरिजिन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब उस समय इसका मकसद था कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन से हो सकने वाले खतरे के खिलाफ नजर रखना। उस समय ये अलायंस जापानीज और जर्मन कम्युनिकेशन सिग्नल कोड्स को ब्रेक करती थी और हासिल की गई इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करती थी। बाद में इस अलायंस में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी जुड़ गए और हालांकि इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग अलायंस का जन्म 1940s में हुआ था, ये उसके बाद काफी लंबे समय तक एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके बारे में टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी नहीं पता था। अब बात करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कंसर्न्स क्या है। 5 आइज अलायंस की काफी क्रिटिसिज्म की जाती है इसके ऑपरेट करने के तरीकों को लेकर, मतलब जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट किया जाता है वो तरीके प्राइवेसी को वायलेट करते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में नहीं रखते
और कोई जनरल रूल्स को भी फॉलो नहीं करते। 2013 में जब अमेरिकन विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन ने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को पब्लिकली रिलीज किया था, तब उस समय स्नोडन ने इस फाइव आइज अलायंस को एक सुप्रानेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट डजंट आंसर टू द लॉज ऑफ इट्स ओन कंट्रीज ये बोलकर डिस्क्राइब किया था। मतलब एक ऐसा संगठन जो अपने देश के कानूनों को भी उत्तरदायी नहीं है। अब अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनर पीस की बात करते हैं, जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात की गई है। इसके कॉन्टेक्स्ट की हम पहले बात कर चुके हैं। ये रिलेटेड है केरला में रिपोर्ट हुए नीफा वायरस से, जिसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डिसाइड किया था कि वो ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की 20 डोजेस को इंडिया में यूज करने के लिए इंपोर्ट करेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कोविड पेंडेमिक के समय में भी न्यूज में थी और अब एक बार फिर से न्यूज में है। बात करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को समझने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। एंटीबॉडीज एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है जब वो डिटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई और पैथोजन तो नहीं है। इन फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंसेस को एंटीजेंस बोला जाता है। एंटीबॉडीज को बॉडी में अलार्म सिस्टम की तरह समझा जा सकता है जो बाहर से आए हार्मफुल सब्सटेंसेस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करके एक अलार्म सिग्नल जनरेट करते हैं ताकि फिर इम्यून सिस्टम के बाकी और कंपोनेंट्स सतर्क हो जाएं और उन एंटीजेंस को अटैक कर सकें। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज साइंस लैब में आर्टिफिशियली बनाई गई एंटीबॉडीज होती हैं जो इस तरीके से डिजाइंड होती हैं कि उससे वो ही इफेक्ट हो जो नेचुरल एंटीबॉडीज से होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज स्पेशली डिजाइंड होती हैं कि वो सिर्फ एक स्पेशल एंटीजन यानी कि एक स्पेशल हार्मफुल आउटसाइडर को ही डिटेक्ट करें और इम्यून सिस्टम से उस पर अटैक करवाएं। नीफा वायरस के लिए इस केस में यूज किए जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को M102.4 के नाम से जाना जाता है और ये 2 वायरसेस के लिए इफेक्टिव है, हेंड्रा वायरस और नीफा वायरस। पर M102.4 ने अब तक अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के सिर्फ फेज 1 को पास किया है। मतलब इस एंटीबॉडी को अभी एक सिर्फ छोटे से ग्रुप पर टेस्ट किया गया है और ये मार्केट में लॉन्च के लिए अभी सर्टिफाइड नहीं है। केरला में पेशेंट्स के लिए इसको कंपैशनेट बेसिस पर यूज किया जाएगा, मतलब कि क्योंकि उन पेशेंट्स के पास और कोई इलाज का रास्ता नहीं है, इसलिए उनको ट्रीट करने के लिए इन एंटीबॉडीज को एज ए लास्ट रिजॉर्ट यूज किया जाएगा। ऐसी मोनोक्लोनल बॉडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोविड पेंडेमिक में ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया गया था और इन एंटीबॉडीज को बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, जिस पर प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आप इस टॉपिक को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सी यू आफ्टर 2 days ऑन मंडे।